हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 8, हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। ऑर्गेनिजम्स में रिप्रोडक्शन कैसे होता है, क्या होता है रिप्रोडक्शन, आपने पढ़ा हुआ है। रिप्रोडक्शन किसी भी लिविंग बीइंग की वो प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग बीइंग अपने जैसे ऑर्गेनिजम्स को प्रोड्यूस करता है, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अलग अलग ऑर्गेनिज्म में अलग अलग मेथड से रिप्रोडक्शन होता है। लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन की मैकेनिज्म की बात करने से पहले, चर्चा करने से पहले हमारे दिमाग में एक प्रश्न आता है, क्वेश्चन आता है कि लिविंग बीइंग रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं, कैसे करते हैं। ये तो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे ही, पर लिविंग बीइंग्स जो हैं वो रिप्रोडक्शन क्यों करते हैं। अगर हम देखें तो जितने भी लिविंग बीइंग्स हैं उनमें न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन जैसी लाइफ प्रोसेसेस जो होती हैं वो बहुत ज़रूरी होती हैं, क्योंकि अगर ये प्रोसेसेस नहीं होंगी, कौन कौन सी प्रोसेस, न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, अगर ये लाइफ प्रोसेसेस नहीं होंगी तो लिविंग बीइंग्स जो हैं वो जिंदा नहीं रह पाएंगे। लेकिन जो रिप्रोडक्शन प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन प्रोसेस जिंदा रहने के लिए, जीवित रहने, लाइव रहने के लिए ज़रूरी नहीं होती है। दूसरी ओर हम बात करें तो जितने भी लिविंग बीइंग्स होते हैं वो अपने जैसे इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करने के लिए उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ करनी पड़ती है, बहुत ज़्यादा एनर्जी यूज़ होती है उनकी बॉडी की। फिर भी जो लिविंग बीइंग्स होते हैं, अब सोचने की बात है कि जब ये प्रोसेस जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, लाइव रहने के लिए ज़रूरी नहीं है, तो लिविंग बीइंग अपनी बॉडी की एनर्जी क्यों वेस्ट करें। तो सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि इनमें रिप्रोडक्शन क्यों होता है। आपको मालूम है कि लिविंग बीइंग में रिप्रोडक्शन होता है तो उससे उनकी पॉपुलेशन इंक्रीज होती है, और अगर इनमें रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा आएगा कि जब स्पीशीज जो होंगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएंगी, बिल्कुल विलुप्त हो जाएंगी। इसीलिए किसी भी स्पीशीज के अस्तित्व को आद पर बनाए रखने के लिए रिप्रोडक्शन का होना जरूरी है। अगर रिप्रोडक्शन नहीं होगा तो एक टाइम ऐसा होगा कि वो स्पीशीज जो होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। Reproduction is a process by which living organisms produce new individuals of the same species. रिप्रोडक्शन वो प्रोसेस होती है जिसमें लिविंग ऑर्गेनिज्म या जिसके द्वारा लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करते हैं, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन इज नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल एंड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज। इफ ऑर्गेनिजम्स डू नॉट रिप्रोड्यूस, देयर पॉपुलेशन डिक्रीजेस एंड स्पीशीज विल बिकम एक्सटिंक्ट। अभी हमने बात की कि रिप्रोडक्शन जो है वो जिंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं है। जिस तरह से न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन लाइव रहने के लिए ज़रूरी होते हैं, उस तरह से रिप्रोडक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, पर फिर भी रिप्रोडक्शन नेसेसरी है। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन से किसी भी स्पीशीज़ की पॉपुलेशन इंक्रीज होती है। अगर ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, तो उनकी पॉपुलेशन जो होगी वो धीरे धीरे डिक्रीज हो जाती है, और एक टाइम ऐसा आएगा कि स्पीशीज़ जो होगी वो एक्सटिंक्ट हो जाएगी, विलुप्त हो जाएगी। डू ऑर्गेनिजम्स क्रिएट कार्बन कॉपीज ऑफ देमसेल्व्स? क्या ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो अपने जैसी कार्बन कॉपीज को क्रिएट करते हैं? द DNA, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड मॉलिक्यूल्स in the chromosomes in the nucleus is responsible for the transfer of characters from the parents to the offspring. जब किसी भी ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन होता है तो रिप्रोडक्शन में पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में, ऑफस्प्रिंग्स मीन्स होता है जो न्यू इंडिविजुअल्स बनते हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। तो किसी भी स्पीशीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनमें रिप्रोडक्शन हो रहा है उनको हम पेरेंट्स बोलेंगे, और उनसे बनने वाले जो इंडिविजुअल हैं उनको हम ऑफस्प्रिंग्स बोलते हैं। तो पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में जो कैरेक्टर्स होते हैं उनका ट्रांसमिशन होता है। इन कैरेक्टर्स को ट्रांसमिट करने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? आपको पता है कि न्यूक्लियस के अंदर सेल में प्रेजेंट होता है न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस में थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है जिसे हम क्रोमेटिन मटेरियल बोलते हैं।
सेल में जब डिवीजन होता है तो ये कंडेंस होकर के फॉर्मेशन करते हैं क्रोमोसोम्स का। क्रोमोसोम्स में होता है डीएनए। तो इस तरह से जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है क्रोमोसोम में, और ये क्रोमोसोम कहाँ पर होता है, न्यूक्लियस में होता है, यही रिस्पॉन्सिबल होते हैं कैरेक्टर्स के ट्रांसफर में, जो कैरेक्टर पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग्स में ट्रांसफर होते हैं। इस तरह से ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कौन रिस्पॉन्सिबल है? क्रोमोसोम्स में जो डीएनए मॉलिक्यूल होता है वो रिस्पॉन्सिबल होता है कैरेक्टर्स के ट्रांसमिशन में। ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन द रिप्रोडक्टिव सेल्स प्रोड्यूस 2 कॉपीज ऑफ द डीएनए विच सेपरेट्स इनटू 2 सेल्स। जब रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में रिप्रोडक्टिव सेल्स अपने जैसी 2 सेल्स प्रोड्यूस करती हैं, और सेल के न्यूक्लियस में जो डीएनए होता है ये भी 2 कॉपीज़ बनाता है, रेप्लिकेट होता है। डीएनए जब अपने जैसी दूसरी डीएनए कॉपी बनाता है तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेप्लिकेशन। तो रिप्रोडक्टिव सेल के अंदर जो डीएनए होता है वो रेप्लिकेट होकर के 2 कॉपीज़ बनाता है, और एक सेल जब डिवाइड होकर के 2 सेल्स बनाती है तो डीएनए की ये दोनों कॉपीज़ जो होती हैं वो अलग अलग सेल में पहुंच जाती हैं। द डीएनए कॉपीज़ विल बी सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल टू ईच अदर। ये डीएनए की जो कॉपीज़ बनती हैं, डीएनए जो रेप्लिकेट हो रहा है, अपनी जैसी कॉपीज़ बना रहा है, ये सिमिलर तो होती हैं पर आइडेंटिकल नहीं होती हैं एक दूसरे के। सो द न्यू इंडिविजुअल्स हैव स्लाइट वेरिएशंस फ्रॉम देयर पेरेंट्स। इसीलिए आपने देखा है कि जो नया इंडिविजुअल बनता है वो एग्जैक्ट कॉपी अपने पेरेंट्स की नहीं होता है, उसमें कुछ वेरिएशंस होते हैं। दिस इज़ द बेसिस फॉर वेरिएशंस एंड इवोल्यूशंस ऑफ न्यू स्पीशीज। और यही मेन बेसिस होता है, यही मेन आधार होता है वेरिएशंस का। वेरिएशंस मीन विभिन्नताएं, जिसमें हम देखते हैं कि जो पेरेंट्स होते हैं या जो ऑफस्प्रिंग्स होते हैं वो अपने पेरेंट्स की एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं। या हम एक ही फैमिली के सिबलिंग्स की बात करें, जो भाई बहन होते हैं या 2 सिस्टर्स होते हैं या ब्रदर्स होते हैं, वो एग्जैक्ट कॉपी नहीं होते हैं एक दूसरे की, उनमें आपस में वेरिएशन होता है, पेरेंट्स से भी वेरिएट करते हैं ये। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर जब डीएनए सेपरेट होता है, डीएनए में जो सेपरेशन होता है तो वो डीएनए कैसा है, सिमिलर तो है लेकिन वो आइडेंटिकल नहीं होते हैं, और यही मेन बेसिस होता है वेरिएशन का और इवोल्यूशन का किसी भी न्यू स्पीशीज़ के। अब हम देखेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ वेरिएशन। जो वेरिएशंस आते हैं उसके क्या इम्पोर्टेंस हैं। DNA copying during reproduction is important for maintaining the body designs of different organisms to survive in the existing environment. अभी हमने पढ़ा कि जब रिप्रोडक्टिव सेल में डिवीज़न होता है तो वहाँ पर डीएनए की कॉपी बनती है। जो सेल डिवाइड होती है वहाँ पर डीएनए रेप्लिकेट करता है और अपने जैसी कॉपीज़ बनाता है। तो यहाँ पर रिप्रोडक्शन की प्रोसेस में जो डीएनए की कॉपी बनती है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि डीएनए में ही सारी इंफॉर्मेशंस कोड होती हैं। तो ये जो डीएनए जब एक सेल से दूसरे सेल में पहुंचता है, एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में पहुंच रहा है, तो डीएनए के अंदर जो इंफॉर्मेशंस कोड होती हैं उनसे बनता है प्रोटीन। ये जो प्रोटीन होते हैं, या हम बोल सकते हैं कि जो डीएनए कॉपी हो रही है, ये डिफरेंट ऑर्गेनिज्म के बॉडी डिज़ाइन के लिए, उनके सर्वाइव करने के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं जिस एनवायरनमेंट में वो ऑर्गेनिज्म रहते हैं। बट द एनवायरनमेंट इज़ कॉन्स्टेंटली चेंजिंग ड्यू टू चेंजेस इन टेम्परेचर, क्लाइमेट, वाटर लेवल्स एट्सेट्रा। लेकिन एनवायरनमेंट जो रहता है वो लगातार चेंज होता रहता है। कभी टेम्परेचर चेंज हो जाता है, आपने देखा है, कभी क्लाइमेट चेंज होता है, वाटर लेवल चेंज होता है। कॉन्स्टेंटली एनवायरनमेंट के अंदर चेंजेस होते रहते हैं। If organisms cannot adjust themselves to the changes in the environment, then their species will become extinct. अगर ये ऑर्गेनिज्म जो एनवायरनमेंट में चेंज हो रहे हैं उन चेंजेस के अकॉर्डिंग अपने आप में चेंजेस नहीं लाते हैं या अपने आप को उस एनवायरनमेंट में एडजस्ट नहीं कर पाते हैं, तो स्पीशीज़ जो होती हैं वो एक्सटिंक्ट हो जाती हैं। If there are variations in some individuals of a species, they may be able to survive the changes in the environment. यदि किसी स्पीशीज़ के इंडिविजुअल्स में वेरिएशंस आते हैं तो ये स्पीशीज़ जो एनवायरनमेंट में चेंज होते हैं उसके अकॉर्डिंग सर्वाइव कर पाती हैं।
So variations in species is necessary for the survival of different species and for the evolution of new species. तो डिफरेंट स्पीशीज़ में वेरिएशंस का होना बहुत ज़रूरी है. अगर वेरिएशंस नहीं होते हैं तो स्पीशीज़ जो होती हैं वो सर्वाइव नहीं कर पाती हैं, और न्यू स्पीशीज़ की इवोल्यूशन के लिए भी वेरिएशंस बहुत ज़रूरी होते हैं. अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन. देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स. लिविंग ऑर्गेनिज्म में 2 तरह से रिप्रोडक्शन होता है. मेन 2 मेथड्स होते हैं. दे आर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. और ये कौन कौन से मेथड हैं? एक मेथड होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और एक है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्स्ट, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज रिप्रोडक्शन इन विच न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड होता है जिसमें नया इंडिविजुअल केवल सिंगल पेरेंट से ही बन जाता है. उसको हम बोलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन. न्यू इंडिविजुअल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम अ सिंगल पेरेंट. सिंगल पेरेंट ही न्यू इंडिविजुअल्स को प्रोड्यूस करता है. सेकेंड है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. इज रिप्रोडक्शन इन विच 2 इंडिविजुअल्स आर इन्वॉल्व्ड टू प्रोड्यूस अ न्यू इंडिविजुअल. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो मेथड होता है जिसमें 2 इंडिविजुअल्स इन्वॉल्व होते हैं एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन डिफरेंट टाइप का होता है. इसमें हम पढ़ेंगे फिजन, बर्डिंग, रीजनरेशन, फ्रेगमेंटेशन, स्पोर फॉर्मेशन, वेजिटेटिव प्रोपेगेशन एटसेट्रा. एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का फर्स्ट मेथड हम पढ़ते हैं फिजन. फिजन मीन्स होता है टूटना, ब्रेक डाउन होना. Fission is an asexual reproduction by which a unicellular organisms divide and form 2 or more new individuals. Fission asexual reproduction का मेथड होता है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होता है. यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म आपको मालूम है कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनकी बॉडी सिंगल सेल की बनी होती है उसको हम बोलते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म. तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिवाइड होकर के 2 और मोर न्यू इंडिविजुअल्स बनाते हैं. फिजन इज ऑफ 2 टाइप्स. 2 तरह का फिजन होता है. दे आर बाइनरी फिजन एंड मल्टीपल फिजन. Binary fission, in this method an organism divide and form 2 individuals. Binary fission जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इस मेथड में एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के 2 न्यू इंडिविजुअल्स बनाता है. फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड एंड फॉर्म 2 न्यूक्लियाई. इस डिवीजन में सबसे पहले बॉडी के अंदर, सेल के अंदर न्यूक्लियस डिवाइड होता है, 2 न्यूक्लियाई बनते हैं, और उसके बाद में देन द साइटोप्लाज्म डिवाइड्स एंड फॉर्म 2 डॉटर सेल्स. इसके बाद में साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है और 2 डॉटर सेल का फॉर्मेशन होता है. और इसका एग्जाम्पल जो है वो अमीबा है, पैरामीशियम है. अमीबा और पैरामीशियम में बाइनरी फिजन होता है. बाइनरी फिजन के बाद में अब हम देखते हैं मल्टीपल फिजन. नाम से मालूम चल रहा है कि इसमें बहुत सारी नई सेल्स बनती हैं. इन दिस मेथड 1 ऑर्गेनिज्म डिवाइड इनटू मैनी डॉटर सेल्स. एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम. ये मेथड जो होता है मल्टीपल फिजन मेथड जो रहता है इसमें एक ऑर्गेनिज्म डिवाइड होकर के बहुत सारी डॉटर सेल्स बनाता है. इसका एग्जाम्पल है प्लाज्मोडियम. हम समझेंगे कि अमीबा में बाइनरी फिजन कैसे होता है. यहाँ पर आप देखेंगे ये सिंगल सेल है. सेकेंड, इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है. थर्ड स्टेप में आप देखोगे कि न्यूक्लियाई जो है, न्यूक्लियस जो था इस सेल का वो डिवाइड हो गया और उसने 2 न्यूक्लियाई फॉर्म कर दिए हैं. और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न शुरू हो गया है. तो न्यूक्लियस के डिवीज़न को हम बोलते हैं कैरियोकाइनेसिस और साइटोप्लाज्म के डिवीज़न को हम बोलते हैं साइटोकाइनेसिस. तो यहाँ पर कैरियोकाइनेसिस के बाद में साइटोकाइनेसिस हो रहा है. यहाँ पर हम देखेंगे कि साइटोप्लाज्म का डिवीज़न हो रहा है धीरे धीरे. और इस डायग्राम में आप देखेंगे, इस स्टेप में आप देखेंगे कि यहाँ पर साइटोप्लाज्म पूरी तरह से डिवाइड हो गया है और ये वॉल जो है यहाँ पर आपस में एक दूसरे के साथ में कॉन्स्ट्रिक्शन पहले हो रहा था, अब ये वॉल बिल्कुल अटैच हो गई है एक दूसरे के साथ में और ये दोनों सेल्स जो हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाती हैं. तो यहाँ पर इस मेथड में एक सेल से 2 सेल का फॉर्मेशन हो रहा है. सिंगल सेल से 2 सेल्स फॉर्म हो रही हैं. किसमें? बाइनरी फिजन में. यहाँ पर हम देखेंगे मल्टीपल फिजन. मल्टीपल फिजन अमीबा में भी होता है. ये अनफेवरेबल कंडीशन में होता है. अनफेवरेबल कंडीशंस क्या होती हैं? ऐसी कंडीशंस जो ऑर्गेनिज्म को
सरवाइव करने में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, उनको हम बोलते हैं अनफेवरेबल कंडीशंस। जो ऑर्गेनिज्म के फेवर में नहीं होती हैं वो होती हैं अनफेवरेबल कंडीशन। तो अनफेवरेबल कंडीशन में जो ऑर्गेनिज्म की बॉडी होती है उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग का फॉर्मेशन होता है जिसको सिस्ट कहा जाता है, और इसमें न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होना स्टार्ट होता है और मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बनाता है। और इस तरह से मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, बहुत न्यूक्लियस जो है वो डिवाइड होकर के बहुत सारे न्यूक्लियाई बनाता है, और उन न्यूक्लियाई के चारों तरफ जो होता है वो साइटोप्लाज्म में कलेक्ट हो जाता है और न्यू सेल्स का फॉर्मेशन करता है। जैसे ही फेवरेबल कंडीशंस आती हैं वैसे ही यहाँ पर जो सिस्ट होती हैं वो बर्स्ट हो जाती हैं, और यहाँ पर ये जो मल्टी न्यूक्लिएट स्ट्रक्चर बने थे वो रिलीज हो जाते हैं और ये एनवायरनमेंट में प्रॉपर सबस्ट्रेटम मिलने पर ग्रो करते हैं। तो इस तरह से यहाँ पर सिस्ट का फॉर्मेशन हो रहा है पैरासाइट के अंदर। मलेरियल पैरासाइट, प्लाज्मोडियम जो है वो मलेरियल पैरासाइट है जो मलेरिया डिसीज को कॉज करता है, इसीलिए से मलेरियल पैरासाइट कहा जाता है। तो यहाँ पर ये पैरासाइट के अंदर कौन सा डिवीज़न हो रहा है? मल्टीपल डिवीज़न हो रहा है, जिसमें एक सेल से बहुत सारी सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है, बहुत सारे पैरासिटिक सेल्स का फॉर्मेशन हो रहा है। Asexual रिप्रोडक्शन का नेक्स्ट मेथड है बर्डिंग। इन दिस मेथड अ बर्ड लाइक प्रोजेक्शन इज फॉर्म्ड ऑन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इस मेथड में ऑर्गेनिज्म की बॉडी पर एक बर्ड लाइक प्रोजेक्शन बनता है। द बर्ड देन डेवलप्स इनटू अ न्यू इंडिविजुअल। ये जो बर्ड लाइक प्रोजेक्शन बनता है ये प्रोजेक्शन नए इंडिविजुअल को बनाता है। इट देन सेपरेट्स फ्रॉम द पेरेंट एंड फॉर्म्स एन इंडिपेंडेंट इंडिविजुअल। और ये पेरेंट इंडिविजुअल से सेपरेट हो जाएगा और एक नए इंडिविजुअल को फॉर्म करता है। इसके एग्जाम्पल है हाइड्रा एंड ईस्ट। अब हम देखेंगे कि हाइड्रा और ईस्ट के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है बाय द प्रोसेस ऑफ बर्डिंग। अभी हमने देखा कि बर्ड्स की हेल्प से रिप्रोडक्शन होता है हाइड्रा में और ईस्ट में। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो हाइड्रा है वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है। इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोजेक्शन बर्ड लाइक स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होता है। धीरे धीरे ये बर्ड जो है वो ग्रो करती है और न्यू इंडिविजुअल फॉर्म करती है, और बाद में ये बर्ड आप देख रहे हैं कि यहाँ पर बर्ड ग्रो हो रही है और अपने पेरेंट जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है, पेरेंट हाइड्रा जैसा स्ट्रक्चर फॉर्म कर रही है ये। और बाद में ये जो बर्ड थी यहाँ पर बर्ड से जो न्यू हाइड्रा फॉर्म हो रहा है ये पेरेंट सेल से डिटैच हो जाता है, यहाँ से ये डिटैच हो रहा है। और डिटैच होने के बाद में हम देखेंगे कि पेरेंट बॉडी जो है वो अलग हो जाती है और जो न्यू इंडिविजुअल है वो अपने पेरेंट जैसा ही है, ये अलग हो जाएगा और ये ग्रो करता है। तो यहाँ पर इस तरह से हाइड्रा में बर्डिंग की प्रोसेस से न्यू इंडिविजुअल प्रोड्यूस होते हैं। हाइड्रा मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होता है। सेम ऐसे ही हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, ईस्ट की बात करें, तो ईस्ट में ये रिप्रोडक्शन बर्डिंग से हो रहा है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर है, सिंगल सेल होती है। इसमें एक आउटर ग्रोथ बनती है, एक प्रोजेक्शन लाइक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और जो सेल का न्यूक्लियस होता है ये न्यूक्लियस डिवाइड होता है, और डिवाइड होने के बाद में न्यूक्लियस जो होगा वो कहाँ पर पहुँच जाएगा? इस बर्ड लाइक स्ट्रक्चर में पहुँचेगा और इनमें वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। वॉल का फॉर्मेशन होने से हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ये बर्ड का फॉर्मेशन हुआ, और इस तरह से इसके अंदर कभी कभी सिंगल बर्ड फॉर्म होती है, और इसमें आप देखोगे कि बहुत सारी बर्ड का फॉर्मेशन होता है। और ये बर्ड जो होती है ये पेरेंट बॉडी से सेपरेट हो जाती है, डिटैच हो जाती है और नए इंडिविजुअल को फॉर्म करती है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के कुछ और मेथड हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे और इसी चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।